हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। अब सबसे पहले आप वो फॉर्मेट बराबर से देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने आ गई तो आपको पूरा दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैं आज यहाँ कैमरे के पीछे खड़े होकर आपको पूरा फॉर्मेट समझाती हूँ। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा, एस्पेक्ट्स के बारे में, बराबर, कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं और वो उनके टाइप्स, मतलब क्लासिफिकेशन, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। ओके, तो अभी मैंने सोचा कि अगर मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको साथ साथ में जर्नल भी सिखाते जाऊं तो अपना टाइम भी वेस्ट कम होगा और वीडियोस भी ज्यादा आपको देखने नहीं पड़ेंगे। मतलब ये जर्नल के साथ साथ एस्पेक्ट्स भी होते जाएंगे, क्लासिफिकेशन भी होता जाएगा और कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो पहले फॉर्मेट समझ लीजिए कि जर्नल जो है वो सबसे पहले बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। प्राइम एंट्री के बुक में मतलब सबसे पहले, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि सबसे पहले हम एंट्री जर्नल के अंदर करते हैं। और ये स्पेलिंग इसका जर्नल बराबर है, जनरल नहीं लिखना है, GENERA वाला जनरल नहीं, ये जर्नल है। तो जर्नल के अंदर हमें सबसे पहले एंट्री करनी है। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो हमें इसके अंदर सबसे पहले एंट्री करनी होती है, ये फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है डेट का, मतलब आप जिस दिन भी जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारे डेट्स यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस स्टार्टेड का ट्रांजेक्शन है, तो जनरली फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैंने 1 अप्रैल 2026 का डेट डाला है कि जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है और उसी दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद वाला कॉलम है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर हम जो भी अकाउंट्स है वो लिखेंगे। उसके बाद में LF यानी लेजर फोलियो। अब अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में फोलियो मतलब पेज नंबर होता है और लेजर का मतलब, लेजर जो है वो दूसरी बुक होती है जर्नल के बाद वाली बुक। यानी यहाँ से ये जो एंट्रीज हुई है, जैसे मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो ये कैश और कैपिटल उनके रिस्पेक्टिव लेजर में जाएंगे। लेजर एक अलग बुक होती है, उसका फॉर्मेट बाद में बताऊंगी। पहले फिलहाल अभी जर्नल पे फोकस करते। यानी लेजर के अंदर जहाँ पे भी मैंने कैश अकाउंट बनाया है उसका पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब समझो कि लेजर बुक में 5th नंबर के पेज पे मैंने कैश अकाउंट बनाया है। जैसे कि मैंने बोला कि लेजर में हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते, तो वहां पे मैंने कैश अकाउंट समझो 5th नंबर के पेज पे बनाया है, तो यहाँ पे कैश के सामने हम 5 नंबर लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट सपोज कि हमने 10 नंबर के पेज पे बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट के सामने LF में हम 10 नंबर लिखेंगे। और ये जर्नल का पेज नंबर जो भी होगा, मतलब ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 1st नंबर के पेज पे होगा। ठीक है, तो लेजर में, कैश अकाउंट में हम, लेजर में जर्नल फोलियो आता है, JF लिखा जाएगा, जर्नल फोलियो। तो जर्नल में ये एंट्री कौन से पेज पे है, तो 1st नंबर के पेज पे। तो यहाँ का पेज नंबर वहां पे और वहां का पेज नंबर यहाँ पे। अब ये क्यों किया जाता है, ये अभी हम लोग थियोरेटिकल सीख रहे हैं, एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, तो LF हमारा खाली रहेगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ ये भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमें जानना होता है कि इसकी एंट्री कौन से पेज नंबर पे है। तो अगर पेज नंबर नहीं लिखा है तो को लेजर के पेजेस घुमाने पड़ेंगे। और अभी तो हालांकि हमारे पास टैली का पैकेज है, तो टैली का सॉफ्टवेयर है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन पहले क्या होता था, सब कुछ मैन्युअल होता था। तो अब बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत सारी बुक्स भी हो जाती है, साल की 10-15 लेजर की बुक हो जाती है, 25-30 बुक जर्नल की हो जाती है। तो आप कहाँ ढूंढते बैठोगे? तो इसलिए लेजर फोलियो के बाजू में बुक नंबर भी लिखा जाता है और पेज नंबर भी लिखा जाता है। हमने खुद ने ये किया हुआ है, मतलब
मैं जब पढ़ती थी 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने सिखाया था कि कैसे उसको लिखना है। तो हम क्या करते थे, ऑब्वियसली हमने कोई प्रैक्टिकल जर्नल लेजर नहीं बनाया था, तो हम क्या करते थे, नोटबुक में पेज नंबर लिख डालते थे, जो लॉन्ग बुक होता है उसमें, और टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड पेज नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने जो सम नोटबुक के जो पेज पे किया है उसका पेज हम टेक्स्ट बुक में डाल देते थे, कि टेक्स्ट बुक में समझो 5th नंबर का सम है, वो हमने नोटबुक के 20 नंबर के पेज पर सॉल्व किया है, तो टेक्स्ट बुक में हम लिखेंगे बुक नंबर 1 मतलब B1 पेज नंबर 20, और नोटबुक के अंदर हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 40, लाइक दैट। तो इस तरह से दोनों ही बुक में हम पेज नंबर लिखेंगे, तो हमें वो सम ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें वो सम एकदम इजीली मिल जाएगा। अभी आप सोचेंगे, मैं जब TY BCom में थी, लास्ट ईयर में थी, तब मेरे पास 20 से ज्यादा बुक्स थी अकाउंट्स की, मतलब 3 अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये तीनों की मिला के 20 से 22 बुक्स थी। अब मैं फाइनेंस की कम से कम 12-13 बुक्स थी, तो अभी कौन सा प्रॉब्लम मैंने कौन से पेज पे कौन सी बुक में सॉल्व किया है वो कैसे याद रहेगा। तो मैंने टेक्स्ट बुक के सारे जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स थे उसमें सारे बुक्स के पेज नंबर लिखे थे, कि ये चैप्टर 5 का सम नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 10 मैंने नोटबुक नंबर 7 में 20 पेज नंबर पे सॉल्व किया है, तो टेक्स्ट बुक में वहां पे जाके मैं लिखूंगी बुक नंबर 7 पेज नंबर 20, या जो भी है जो भी है, मतलब बुक का नंबर और पेज नंबर जो भी है वो मैं टेक्स्ट बुक में उस सम के ऊपर लिख देती थी, और सेम वे नोटबुक के अंदर टेक्स्ट बुक का सम का पेज नंबर और सम नंबर। तो इस तरह से मुझे, आप मानोगे, फाइनल एग्जाम में इतना इजी पड़ा था पढ़ना, कि अगर मुझे कोई भी एडजस्टमेंट मतलब कोई भी एंट्री समझ में नहीं आती है, तो मैं सीधा वो बुक खोल के, मेरा जो नोटबुक है कि नोटबुक नंबर 7 पेज नंबर 20, तो सीधा मैं वो 7 नंबर का नोटबुक लेके वो सारे बुक्स के ऊपर मैंने नंबर्स भी लिख डाले थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लाइक दैट। तो 7 नंबर की बुक निकालो, 20 नंबर का पेज खोलो, वहां पे सीधा आपको वो सम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे होती है जर्नल में और लेजर में, क्योंकि जर्नल में से लेजर में ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम अकाउंट्स में कहते हैं पोस्टिंग। ओके, अब डेबिट अमाउंट में, जबकि हम इंडिया में अकाउंट्स कर रहे हैं, तो रुपीस का करेंसी चलता है, मतलब यूनिट जो है वो रुपीस में चलता है, डॉलर में या पाउंड में नहीं चलता, ठीक है। तो मैंने वहां पे रुपीस लिखा हुआ है, तो डेबिट का जो भी अमाउंट होगा वो वहां पे लिखा जाएगा, और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैश का अमाउंट मैंने बराबर कैश के सामने लिखा है, और कैपिटल का अमाउंट मैंने बराबर से कैपिटल के सामने लिखा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल वाला 50,000 जो है वो कैश के बाजू में चला गया, कैश का जो 50,000 लिखा है उसके बिल्कुल बाजू में मैंने लिख दिया, तो फिर कैपिटल के सामने खाली दिखेगा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैपिटल के सामने कोई अमाउंट क्यों नहीं लिखा है। इसलिए कैश का अमाउंट बराबर कैश के लाइन में होना चाहिए। अब आप तो नोटबुक में लाइन वाली नोटबुक यूज करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कैश जिस लाइन में लिखा है वही लाइन में 50,000 लिखना है, और कैपिटल उसके नीचे वाली लाइन में लिखा है तो वही लाइन में आपको उसका 50,000 लिखना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस चीज का है, क्योंकि मैंने सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा है, और जब जर्नल में हम डेबिट करेंगे कोई भी, तो कैश अकाउंट DR लिखेंगे, DR मतलब डेबिट, और क्रेडिट बताने के लिए हम कैपिटल अकाउंट CR नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो टू में जो भी चीजें हैं वो क्रेडिटेड है, और DR के सामने जो भी चीजें हैं, जो भी अकाउंट्स है, वो डेबिटेड है। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो ट्रांजैक्शन के बारे में, कि वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब बिजनेस को कैश मिला, किसने दिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कैपिटल लिखा है क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिख रही थी, तो जिसका भी बिजनेस है, वैशाली का है या सलमान खान का है या जिसका भी है, अर्जुन का है या सारा का है या सचिन का है, तो टू सचिन्स कैपिटल, टू सारास कैपिटल,
टू कलास कैपिटल, टू वैशालीज कैपिटल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंफॉर्मेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट होनी चाहिए लेकिन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। इसमें आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि कैश तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो विथ कैश मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दैट्स ऑल। लेकिन वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है इसलिए विथ कैश लिखा गया है। स्टार्टेड के बदले आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको सारी की सारी एंट्रीज जो है वो बतानी पड़ेगी, मतलब लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्टेड कैश विथ कैश का मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों किया है। अब मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ, क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेस मेरे बिजनेस में कैश आया, किसने दिया? प्रोपराइटर ने। तो प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, तो ये जो है कैश अकाउंट वो बिजनेस के लिए आया है। तो कैश अकाउंट कौन सा टाइप है? अब हम एस्पेक्ट्स पे चलते हैं, ये फॉर्मेट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट अमाउंट भी रुपीज में। और मैं जो लाइन बोल रही थी कि ये कैश के लाइन में आना चाहिए और ये कैपिटल के लाइन में आना चाहिए, ये अमाउंट यहाँ ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके। आप नोटबुक लाइन वाला यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैं एस्पेक्ट पे चलते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें एज अ बिजनेस एंट्रीज करनी है, मुझे एज अ वैशाली एंट्री नहीं करनी है, या सामने वाली पार्टी की तरह सोचकर सामने वाला अपने बुक में क्या एंट्री करता है वो मुझे नहीं सोचना है। मुझे मेरा बिजनेस है तो मुझे एज अ बिजनेस सोचना है कि वैशाली स्टडीज में या वैशाली ट्यूशंस जो भी मेरे बिजनेस का नाम होगा उसमें क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश का टाइप क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को मैंने डेबिट किया है। अब वो कैश कौन दे रहा है? किस चीज का कैश है? तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो ओनर है वो ही दे रहा होगा। तो ओनर कौन है? वैशाली। तो ऑब्वियसली वैशाली का नाम वैशाली के बुक में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ कैपिटल लिखा है, लेकिन हमें लिखना होता है वैशालीज कैपिटल अकाउंट, मतलब जिसका भी है। आप सिर्फ सोल प्रोपराइटर है तो आप सिर्फ कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फॉर्म आएगा तो वहां पे आपको दोनों पार्टनर, जो भी 2-3 जो भी पार्टनर है उनके नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सेम कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ हो वो जरूरी नहीं है। ए बी सी है तो ए ने 50,000 किया, बी ने 20,000 किया, सी ने 30,000 किया, तो वो नाम मेंशन करना पड़ेगा ना कि किसने कितना दिया। तो वहां पे आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि टू एस कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। बट यहाँ पे सोल प्रोपराइटर है, एक ही इंसान है तो उसी का कैपिटल होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ टू कैपिटल लिखोगे तो चलेगा, लेकिन वो आदत 12th में कंटिन्यू नहीं करनी है, ओके। यहाँ पे मैंने बिजनेस का एक्सप्लेनेशन लिखा है, बिजनेस का नहीं सॉरी ट्रांजेक्शन का, कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और जैसे मैंने बोला कि विथ कैश नहीं लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड तो भी चलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब जर्नल एंट्री में ये कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता है कि हमने क्या किया है, लेकिन 365 डेज के बाद 31 मार्च को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने बैठेंगे तब हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या था ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजैक्शन कौन से बलबूते पर होता है? तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, रिसिप्ट्स होती है, सारी चीजों को की हेल्प लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेकर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एंट्रीज करते हैं, ओके। तो ये फर्स्ट एंट्री है और इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया, फिर उसके एस्पेक्ट समझाए, एंट्री कैसे करनी है। आपको सारी जर्नल एंट्रीज ऐसे ही करनी है, और जैसे ये एक जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सिर्फ पर्टिकुलर्स में। वो लाइन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको सेकेंड एंट्री लिखनी है, यहाँ पे जो भी डेट की होगी, और सीरियल नंबर वगैरह नहीं लिखना है। मतलब 1 अप्रैल के बाद में अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्ट 6 अप्रैल को होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 अप्रैल लिखेंगे, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल लिख के खाली नहीं छोड़ना है। जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है वही तारीख यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे उसकी एंट्री करनी है।
जगह खाली नहीं छोड़नी है, और जिस डेट पे ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं वो डेट्स नहीं लिखनी है। ओके, और अकॉर्डिंगली उसको लेजर में हम ट्रांसफर करेंगे, जिसको मैंने बोला पोस्टिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े ट्रांजेक्शन्स बताऊंगी, एस्पेक्ट्स बताऊंगी कैसे लिखना है। फिर हम जाएंगे कंबाइंड एंट्री के ऊपर कि मतलब एक डेबिट का एक ही क्रेडिट होता है ऐसा जरूरी नहीं है, एक डेबिट के 3-4 क्रेडिट भी होते हैं या एक क्रेडिट के 3-4 डेबिट भी होते हैं, तो वो भी सिखाऊंगी। उसके बाद में लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है वो भी सिखाऊंगी। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रही हूँ। जिसने 11th में क्लासेस या ट्यूशन नहीं किए हैं या तो किए हैं पर उनको कुछ भी याद नहीं है, तो सिर्फ रिकलेक्शन के लिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ, तो मैं डीप में नहीं जाऊंगी। जर्नल प्रॉपर, सब्सिडरी बुक्स, वो सब नहीं जाऊंगी। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वो जैसे जैसे एडजस्टमेंट के अंदर आता जाएगा फाइनल अकाउंट्स में, वैसे वैसे मैं सिखाती जाऊंगी। पर्टिकुलर उस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी। अदरवाइज जैसे बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में आएगा वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसका अलग से मैं वीडियो अभी फिलहाल बनाने की नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मेन ये है। ओके, जर्नल है, लेजर है, क्योंकि लेजर के ऊपर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनते हैं। ओके, तो हम इस सीरीज में जाएंगे। अगर आपको बीच में कोई भी चीज चाहिए, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय।